नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर कहानी को। दोस्तों, फिल्म का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1825 से। पुराना वक्त होता है और एक रिवर के पास एक छोटा सा गाँव होता है जो एक पुरानी डायनेस्टी के अंदर होता है। रात का टाइम होता है और एक औरत अपने न्यूबॉर्न बेबी को ले जाकर जंगल से भाग रही होती है और पीछे से अंग्रेज सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो औरत सीधा नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहां रुककर अपने गांव की देवी से प्रार्थना करने लग जाती है। वो प्रार्थना करती है कि उसको और उसके बच्चे को बचा लिया जाए, और डर और गुस्से के साथ वो पानी में उतर जाती है और सोल्जर्स पीछे से गोलियां चला लेते हैं। एक गोली उसके बेबी को लग जाती है और उसका बेबी पानी में गिर जाता है। औरत तुरंत पानी में कूद कर उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन बच्चा कहीं मिलता ही नहीं। दोस्तों, इस दुख और दर्द में वो सीधा अपने गांव के मंदिर में पहुंच जाती है और मंदिर के सामने खड़ी होकर देवी को कोसने लग जाती है। वो चिल्लाती है कि उसने जिंदगी भर पूजा की और बदले में उसे ये सब चीजें देखने को मिल रही है। गुस्से में वो मंदिर में आग लगा देती है। गांव वाले लोग रोकने आ जाते हैं और पिटाई करते हैं उसकी, पर वो आग में खुद को भी जला लेती है। मरने से पहले वो श्राप दे देती है और कहती है कि वो लौट कर बदला लेगी। इसी मोमेंट से एक अंधेरी शक्ति जन्म ले लेती है और उसका नाम होता है एक ब्लैक स्पिरिट, यानी वही एंटिटी जो आगे चलकर अलग अलग लोगों को पोजेस करने लग जाएगी। दोस्तों, टाइम जब होता है 1976 में कंचनापुरी विलेज दिखाया जाता है, जहाँ और पिछली मूवी के इवेंट्स को एक साल हो चुका होता है। याक और उसकी फैमिली अब काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है। उनकी बहन यैम पहले ही मर चुकी है और सब उसे याद करते हैं, और यार्ड की शादी प्रजीत से हो चुकी होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। 6-7 महीने का बेबी भी होता है। घर में नॉर्मल फैमिली लाइफ चल रही होती है, हंसी मजाक, खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन याक घर आता है, फैमिली डिनर कर रही होती है, सब नॉर्मल दिख रहा होता है। याक के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो वापस अपनी आर्मी में ज्वाइनिंग कर ले, क्योंकि वो पहले एक सोल्जर था। यह काफी ज्यादा हेजिटेट है क्योंकि उसको अपनी फैमिली की टेंशन रहती है। रात को सब सो जाते हैं। इसी रात दोस्तों, छत पर एक काली परछाई दिखती है। उसकी छोटी बहन ई का एक टूथ गिरा हुआ था जो रिचुअल के हिसाब से छत पर फेंका गया था। काली स्पिरिट उस दांत को उठा लेती है। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि स्पिरिट को होस्ट के फिजिकल पार्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट डे ई स्कूल में होती है और उसको अजीब सा फील होने लग जाता है, जैसे उसे कोई देख रहा हो। स्कूल के अंदर दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लग जाते हैं। ई डर के मारे बाहर निकलना चाहती है, पर मेन गेट लॉक हो जाता है। ब्लैक स्पिरिट उसके सामने खड़ी होती है। ई भागकर साइंस लैब में चली जाती है। इसी वक्त याक और उसके भाई स्कूल पहुंच जाते हैं। याक अंदर चला जाता है और देखता है कि ब्लैक स्पिरिट ई का गला पकड़े हुए है। याक उसको बचाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर गार्डनर भी पोजेस हो चुका होता है और वो याक के भाइयों पर अटैक करने लग जाता है। याक ई को छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लेट हो चुका होता है। स्पिरिट ई को पोजेस कर लेती है और पोजेस्ड ई याक पर अटैक करने लग जाती है और उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। और तब एक खौफनाक विस्पर सुनाई देता है। ये डेथ विस्पर होता है, जिसे सुनकर लोगों को नींद आने लग जाती है। याक जागते रहने के लिए अपना हाथ लाइटर से जला देता है, पर पोजेस्ड ई लाइटर बुझा देती है और याक सो जाता है। स्पिरिट ई को लेकर चली जाती है और घर पर सब पैनिक में आ जाते हैं। याक इंजर्ड हो जाता है और सार्जेंट पाफिन आता है और सजेस्ट करता है कि यम की स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं और वो स्पिरिट बोर्ड निकालते हैं। रूल्स सेट हो जाते हैं, फोकस लूज नहीं करना होता और ग्लास से फिंगर नहीं हटानी होती, ग्लास से टूटना भी नहीं चाहिए, और सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। बोर्ड कंफर्म करता है कि ई जिंदा है, लोकेशन भी बताता है और लोकेशन मिलती है बोंग सेनोड बियांग। पर याक का भाई फोकस से लूज करने लग जाता है और पूछ लेता है कि क्या ये यम की स्पिरिट है, और तभी क्योस शुरू हो जाता है। ग्लास तेजी से घूमने लग जाता है और DIE स्पेल करने लग जाता है। ग्लास टूट जाता है। ब्लैक स्पिरिट बोर्ड पर एक रिफ्लेक्शन के तौर पर दिखाई देती है
याक डिसाइड करता है कि वो बोंग सेनोड ब्यांग जाएगा और सार्जेंट उसके साथ जाता है। जंगल के पास वो लोग पहुंचते हैं और पीछे से याक के भाई भी छुप छुपाते आ जाते हैं। सब लोग रिवर क्रॉस करने लग जाते हैं। रिवर में इविल स्पिरिट्स उन्हें खींचने लग जाती है। याक डैगर से स्पिरिट्स को मार कर निकल जाता है। अगले जंगल पर एक और डार्क इवेंट होता है। उधर ई केव में जागती है। आदमी की हड्डियों के बीच वो भागती है और दो ब्लैक स्पिरिट्स उसका पीछा करते हैं। वो मुश्किल से बचती है और जंगल में भटक रही होती है। याक उसकी आवाज सुनता है। याक उसको देखकर खुश हो जाता है और एक हक करता है, पर फिर पता चलता है कि वो याक नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। ई उस फेक याक को स्टैप कर देती है, फिर भी वो हंस रहा होता है। ई भागकर वापस केव में चली जाती है। यहाँ ओल्ड लेडी उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। और दोस्तों यहाँ पर याक और टीम को जंगल में ट्राइबल लोग मिलते हैं। वो बताते हैं कि बोंग सेनोड ब्यांग एक कर्स्ड फॉरेस्ट है जहाँ पर काफी सारी इविल स्पिरिट्स रहती हैं। 80 साल पहले एक ब्लैक स्पिरिट ने गांव पर अटैक किया था। एक मॉन्क ने उसे कॉफिन में सील कर दिया था, पर 1942 में विलेजर्स ने जापानीज सोल्जर्स से बचने के लिए रिचुअल करके उसे वापस जगा दिया था और स्पिरिट अनकंट्रोलेबल हो गई थी और सबको मार दिया था। सिर्फ मावा नाम की शमन बच गई। रात को कैंप लगता है और दोस्तों यहाँ पर याक डिसाइड करता है कि फिर भी बहन को बचाएगा। रात को कैंप लगता है। याक को ये की आवाज सुनाई देती है और अलग साइड में चला जाता है। ग्राउंड के नीचे फंस जाता है। टीम उसे बचाती है और पैरेलल में घर पर यार्ड को पोजेस्ड ई दिखाई देती है और अनबॉर्न बेबी को खाने की बात करती है। यार्ड शूट करती है पर स्पिरिट वैनिश हो जाती है और विस्पर से सो जाती है। और दोस्तों अगली सुबह टीम केव की तरफ बढ़ जाती है। जंगल में और ज्यादा अटैक्स होने लग जाते हैं। एक भाई रिवर में डिसअपियर हो जाता है। फाइनली केव मिल जाती है। वॉल्स पर एंशिएंट ड्राइंग्स दिखाए जाते हैं और ब्लैक स्पिरिट का रिचुअल भी दिखाया जाता है। उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है। याक ई को देखता है और पीछे भागने लग जाता है। केव के डीपर पार्ट में सब लोग बंधे हुए मिलते हैं, वो भी जिंदा। याक सबको फ्री करता है और ई पहले उसे देखकर डर जाती है, फिर पहचान लेती है। सब निकलने वाले होते हैं और तभी रिवील होता है कि सारे लोग पोजेस हो चुके हैं। याक को नॉकआउट करके बांधा जाता है और वो पुराना शमन मावा सामने आ जाता है। यहीं से असली सच्चाई स्टार्ट होती है और ये कहानी को एकदम घुमा देती है। याक जब होश में आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास उसकी फैमिली भी बंधी हुई होती है, लेकिन सब लोग अजीब शांत और ब्लैंक लग रहे होते हैं, जैसे उन पर किसी और का कंट्रोल हो। उसके सामने खड़ी हुई होती है मावा, वही पुरानी शमन जिसके बारे में ट्राइबल्स ने बताया था। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून होता है। वो याक को देखकर बोलती है कि फाइनली सब कुछ रेडी है और वो चीज वापस आएगी जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। याक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि उसने ई को क्यों उठाया और क्यों सबको फंसाया। मावा धीरे धीरे सच बताना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि ब्लैक की स्पिरिट जिसे सब लोग डायू कहते थे, असल में कभी पूरी तरह खत्म हुई ही नहीं थी। पिछले पार्ट में याक और उसकी फैमिली ने उसे टेम्परेरी रोक दिया था पर डिस्ट्रॉय नहीं किया था। मावा का मानना है कि डायू एक शक्ति है जो अगर पूरी तरह से वापस आए तो उसके गांव और उसकी लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। उसने सालों तक वेट किया एक परफेक्ट मौके का और अब वो मौका आ गया है। और मावा बताती है कि डायू को वापस लाने के लिए एक रिचुअल करना पड़ेगा जिसमें 3 चीजें जरूरी है। पहला, एक पावरफुल होस्ट जिसमें स्पिरिट आ सके, और दूसरा, उस व्यक्ति का खून जिसने डायू को पहले हराया था, और तीसरा, एक पवित्र जीवन की बलि। वो सीधा ई की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ई परफेक्ट होस्ट है। उसका दांत छत पर स्पिरिट ने ले लिया था, वो उसके रिचुअल का पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप याक का खून है क्योंकि याक ने पहले डायू को रोका था। और तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा खौफनाक होता है, वो होती है यार्ड के पेट में जो बच्चा है उसकी बलि। ये सुनते ही याक पागल हो जाता है और बंधन तोड़ने की कोशिश करता है पर उसका शरीर कमजोर हो चुका है।
मावा याक के पास आकर चाकू से उसके हाथ पर कट लगाती है और उसका खून एक पुराने पत्थर की बॉल में गिराने लग जाती है। याक डर से चिल्ला रहा होता है पर कुछ नहीं कर पाता। फिर वो रिचुअल साइट पर जाती है जहाँ पर एक पुराने से कुएं का स्ट्रक्चर होता है, वही जगह जहाँ से डयू को बुलाया जा सकता है। वो यहाँ तक खून और ई के दांत उस गड्ढे में डाल देती है। अब बस एक स्टेप बचा होता है पवित्र जीवन की बलि, यानी एक छोटे बेबी की बलि। इसी वक्त सार्जेंट पाफिन और कोमो केव से दूसरे हिस्से से लड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो मावा पर अटैक करते हैं। एक मोमेंट के लिए सबका फोकस टूट जाता है। कोमो याक और उसकी फैमिली को फ्री करता है। मावा को गोली लगती है और वो धीरे धीरे गिर कर मंत्र जारी रखती है और केव में हवा तेज चलने लग जाती है, जमीन हिलने लग जाती है और अंधेरा घना हो जाता है। रिचुअल शुरू हो चुके होते हैं और यार्ड को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। सबको समझ आ जाता है कि बेबी अभी भी बॉर्न होने वाला है। ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि मावा का प्लान एग्जैक्टली यही था और सर्जेंट पाफिन जल्दी जल्दी यार्ड की डिलीवरी में मदद करने लग जाते हैं। याक हेल्पलेस खड़ा देख रहा होता है। उसको पता है कि अगर बेबी यहाँ पैदा हो गया तो डीयू के लिए परफेक्ट सेक्रीफाइस बन जाएगा। वो बेबी जख्मी होने के बाद भी जिंदा होता है, क्रॉलिंग करके रिचुअल के गड्ढे की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो अपनी लास्ट एनर्जी यूज करके मंत्र कंप्लीट करती है। अचानक से गुफा के अंदर से एक भयानक हवा निकल जाती है। वो एक अंधेरे का शेप लेने लग जाती है, एक औरत जैसा पर पूरा काला ट्विस्टेड रूप सामने आता है। डयू वापस आ चुकी होती है, वो मरी ही नहीं। उसकी प्रेजेंस से सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। डयू सबसे पहले सार्जेंट पाफिन पर अटैक करती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है पर डयू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको हवा में उठाकर पत्थर पर फेंक देती है। कोमो और यकीन की स्पिरिट्स भी वापस अपीयर हो जाती हैं क्योंकि वो पहले ही इस जगह की आत्मा बन चुके होते हैं। वो डयू से लड़ने लग जाते हैं याक और फैमिली को टाइम देने के लिए। इसी बीच यार्ड बेबी को जन्म दे देती है। एक छोटा सा हेल्दी बेबी हो जाता है तो सबको एक मोमेंट के लिए होप मिलती है पर डयू की नजर सीधा उस बेबी पर होती है। वो समझ जाती है कि ये वही पवित्र जीवन है जिससे उसकी पावर कंप्लीट हो जाएगी। अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। याक डेस्परेशन में सार्जेंट पाफिन के बैग से एक स्पेशल चाकू निकालता है। पाफिन ने पहले बताया था कि बर्थ वाटर यानी न्यूबॉर्न बेबी का पानी सबसे पवित्र होता है और एविल को वीक करता है। याक नाइफ को उस पानी में डिप कर देता है। फिर वो डयू के सामने खड़ा हो जाता है। वो डर रहा होता है पर पीछे हटने का ऑप्शन होता ही नहीं। डयू याक पर अटैक करती है। याक मुश्किल से डॉज करता है और एक मौका देकर नाइफ डयू के बॉडी में घुसा देता है। नाइफ लगते ही डयू चीखने लग जाती है। उसकी पावर थोड़ी कम होने लग जाती है। इसी वक्त याक का भाई लास्ट रिमेनिंग मर्करी बुलेट गन में डाल देता है। सार्जेंट पाफिन ने बताया था कि मर्करी इवल स्पिरिट्स के लिए एक पॉइजन की तरह होता है ये, और याकिन और कोमो की स्पिरिट्स डयू को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। याक डयू को रिचुअल पिट की तरफ खींचता है। सब मिलकर उसे वापस उस गड्ढे में पुश करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उसे उस गड्ढे में डाल दिया जाए और डयू रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। याक को भी अंदर खींचने लगती है। एक मोमेंट आता है जब लगता है कि याक भी साथ में ही गिर जाएगा लेकिन उसके भाई और फैमिली उसे पकड़ लेते हैं और याक लास्ट फोर्स से डयू की फोरहेड पर मर्करी बुलेट से शूट कर देता है और बुलेट लगते ही डयू की बॉडी क्रैक होने लग जाती है। वो चीखने लग जाती है और धीरे धीरे एक धुएं में टूटकर वापस गड्ढे की ओर गिरने लग जाती है और गड्ढा बंद हो जाता है और एक साइलेंस आ जाता है इस कहानी में। और दोस्तों गुफा में सिर्फ सबकी हैवी ब्रीदिंग की आवाज होती है और खतरा खत्म हो चुका होता है पर सार्जेंट पाफिन जमीन पर पड़ा होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी। याक उसके पास जाता है। पाफिन वीक स्माइल के साथ बोलता है कि फैमिली को बचाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो याक से कहता है कि अगर वो ना बचे तो उसकी बेटी नेमपेच को बता दे कि उसने उसे कितना प्यार किया। याक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में पाफिन दम तोड़ देता है और सब लोग उसकी बॉडी के पास खड़े रहते हैं इमोशनल और एग्जॉस्टेड। वो केव से बाहर निकलते हैं। सुबह हो रही होती है।
और जंगल का एटमोसफेयर काफी ज्यादा शांत लगता है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। याक अपनी फैमिली को देखता है, सब जिंदा होते हैं और यार्ड बेबी को पकड़े हुए होती है। वो एक नई शुरुआत का सिंबल बन जाता है और टाइम स्किप होता है। सब लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेयू का टेरर खत्म हो चुका है, कम से कम अभी के लिए, पर ट्रॉमा सबके अंदर रह जाता है। और याक सार्जेंट पफिन के घर जाता है और उसकी बेटी को सच बताता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसका ख्याल रखेगा। और दोस्तों लास्ट सीन में फैमिली एक साथ बैठी होती है। बेबी को देखकर सब स्माइल कर रहे होते हैं, पर बैकग्राउंड में एक हल्की सी विस्पर सुनाई देती है और बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। ये हिंट होता है कि इविल कभी कंप्लीटली खत्म ही नहीं होती, बस चुप हो जाती है। इस तरह स्टोरी खत्म हो जाती है एक विक्ट्री के साथ, पर एक वार्निंग के साथ भी, जहाँ पर डार्कनेस हमेशा कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। और दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।